गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ एवं हानि के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ एवं हानियों को विस्तार से जानते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का लाभ एवं महत्व। F.W. टेलर द्वारा दी गई वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का लाभ विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों, श्रमिकों एवं समाज सभी को हुआ है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत ने किस प्रकार इन सभी क्षेत्रों को लाभान्वित किया है। सबसे पहले बात करते हैं व्यावसायिक इकाइयों को किस प्रकार से लाभ हुआ। पहला, उत्पादन लागत में कमी। दूसरा, उत्पादन प्रक्रिया का सरलीकरण। तीसरा, प्रमापीकरण का लाभ। चौथा, लाभ में वृद्धि। पांचवा, प्रबंध और श्रम के बीच मधुर संबंध। श्रमिकों को किस प्रकार से लाभ हुआ। पहला, कार्य की दशाओं में सुधार, निःशुल्क प्रशिक्षण, रुचिपूर्ण कार्य, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति। समाज को लाभ हुआ। पहला, अधिक उत्पादन। दूसरा, उचित मूल्य। आइए अब हम इन सभी पॉइंट को डिटेल में जानते हैं। तो व्यवसायिक इकाइयों के जो लाभ है उसमें पहला पॉइंट था उत्पादन लागत में कमी। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नई नई तकनीकों का प्रयोग करके वैज्ञानिक रीतियों से उत्पादन के कार्य किए जाते हैं। उत्पादन की ये पद्धतियां काफी सरल होती है, जिससे श्रमिक आसानी से कार्य कर लेते हैं और उत्पादन भी बढ़ता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का मितव्ययी एवं कुशलतम उपयोग होता है। उत्पादन के साधनों का मितव्ययी एवं कुशलतम प्रयोग होने से उत्पादन लागत में भी कमी आती है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाकर उत्पादन लागत में कमी की जाती है। तीसरा पॉइंट है उत्पादन प्रक्रिया का सरलीकरण। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत परंपरागत लंबी उत्पादन प्रक्रिया की जगह कम समय तक चलने वाली उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन प्रमापित समय पर ही पूरा हो जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध उत्पादन प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक होती है। तीसरा पॉइंट है प्रमापीकरण का लाभ। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल, मशीन, औजार आदि सभी पहले से ही प्रमापित होते हैं और वे कार्य करने की अच्छी हालत में भी होते हैं। इस प्रकार प्रमापीकरण के कारण कम लागत पर कार्य पूरा हो जाता है, क्योंकि जो भी मशीन औजार होते हैं वे अच्छी हालत में होते हैं, जो कार्य करने की गति को बढ़ा देते हैं। चौथा पॉइंट है लाभ में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रम विभाजन के आधार पर कार्य किए जाते हैं। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को एक ही प्रकार के कार्यों को बार बार करना पड़ता है, जिससे वह उस कार्य में विशिष्टता हासिल कर लेता है। उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है और अंततः लाभ में भी वृद्धि होती जाती है। पांचवा पॉइंट है प्रबंध और श्रम के बीच मधुर संबंध। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधक और श्रमिक दोनों इस बात को समझ जाते हैं कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। प्रबंधक और श्रमिक दोनों एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हैं। अधिक लाभ होने पर प्रबंधक श्रमिकों को वेतन, मजदूरी एवं बोनस देकर उन्हें कार्य के प्रति प्रेरित करते हैं, जिससे श्रमिक संगठन में अपनत्व की भावना से कार्य करते हैं। व्यवसायिक इकाइयों के साथ साथ वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से श्रमिकों को भी बहुत लाभ हुआ है। आइए देखते हैं श्रमिक किस प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध से लाभान्वित हुए हैं। उसमें पहला पॉइंट है कार्य की दशाओं में सुधार। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों की कार्य की दशाओं में सुधार किया जाता है। उनके आराम करने की अवधि एवं अंतराल का निर्धारण किया जाता है। उन्हें उचित पर्यावरण में कार्य कराया जाता है, जिससे वे आनंद पूर्वक कार्य करते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध श्रमिकों की कार्य की दशाओं में सुधार करने में मदद करती है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा श्रमिकों के कार्य करने की दशाओं में सुधार किया जाता है। दूसरा पॉइंट है निःशुल्क प्रशिक्षण। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्य करने के नए नए तरीके एवं तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और इन तकनीकों और पद्धतियों का प्रयोग करने के लिए श्रमिकों को समय समय पर संस्था की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध श्रमिकों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट है रुचिपूर्ण कार्य। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारियों को उनकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य सौंपे जाते हैं, जिससे कर्मचारी अपने कार्यों को पूरी रुचि से करते हैं। चौथा पॉइंट है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति। वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों को अभिप्रेरित करने के लिए प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का प्रयोग किया जाता है,
जिसके अंतर्गत अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों को अधिक मजदूरी एवं कम कार्य करने वाले श्रमिकों को कम मजदूरी दी जाती है, जिससे श्रमिक अधिक से अधिक कार्य करते हैं, उत्पादन में वृद्धि होती है और संस्था के लाभ में भी वृद्धि होती है। वैज्ञानिक प्रबंध का लाभ किस प्रकार समाज को हुआ, आइए इसको जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 है अधिक उत्पादन। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत सभी संसाधनों अर्थात भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का कुशलतम प्रयोग होने से उत्पादन निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण समाज को सरलता से आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध अधिक उत्पादन में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है उचित मूल्य। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कम से कम लागत में अधिकतम उत्पादन संभव होता है, जिसके कारण कम मूल्य या उचित मूल्य में ग्राहकों को वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध किसी वस्तु के उचित मूल्य के निर्धारण में भी मदद करती है। वैज्ञानिक प्रबंध के इतने महत्व या लाभ होने के साथ साथ कुछ दोष एवं हानियां भी हैं। आइए जानते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के दोष एवं हानियों को। वैज्ञानिक प्रबंध को पूरी तरह से किसी संगठन में लागू करने में अनेक समस्याएं आई, क्योंकि इनमें व्यवहारिकता का अभाव था, जिसके कारण इसका विरोध होने लगा। इनके विरोध के अनेक कारण थे, जिसे हम वैज्ञानिक प्रबंध के दोष या हानि कह सकते हैं। ये कारण निम्नलिखित थे। पहला, श्रमिकों द्वारा विरोध। वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध श्रमिकों ने भी किया और उनके विरोध के कई कारण थे, जैसे पहला, कठोर नियंत्रण, दूसरा, अधिक परिश्रम, तीसरा, कार्य में नीरसता, चौथा, श्रमिकों की पहल क्षमता में कमी, पांचवा, रोजगार के अवसरों में कमी। निर्माताओं द्वारा भी इसका विरोध किया गया। उनके विरोध के भी अनेक कारण थे, जैसे पहला कारण खर्चीली प्रणाली, दूसरा, विशेषज्ञों पर निर्भरता, तीसरा, स्वतंत्रता का हनन, चौथा, पूर्ण प्रमाणीकरण संभव नहीं, पांचवा, अस्थायित्व। आइए इन सभी कारणों को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि श्रमिकों द्वारा विरोध। वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से श्रमिकों ने निम्न कारण से इसका विरोध किया। उनके कारणों में पहला कारण है कठोर नियंत्रण। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों को बहुत ही कठोर नियंत्रण में कार्य करना पड़ता था। यह कठोर व्यवहार मजदूरों के लिए असहनीय होते थे, जिसके कारण श्रमिकों ने वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध किया। दूसरा कारण है अधिक परिश्रम। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों की तुलना मशीनों से की जाती थी। उन्हें अधिक से अधिक कार्य कराया जाता था। उसका प्रतिकूल प्रभाव पर पड़ता था, जिसके कारण भी वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध किया गया। विरोध का तीसरा कारण था कार्य में नीरसता। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रम विभाजन के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक या कर्मचारियों को एक ही कार्य को बार बार करना पड़ता है, जिससे वे कार्य के प्रति नीरस हो जाते हैं और वे अन्य किसी कार्य के प्रति कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार पूरे कार्य में नीरसता आ जाती है। चौथा कारण है श्रमिकों की पहल क्षमता में कमी। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रत्येक कार्य, कच्चा माल, मशीन, औजार, कार्य पद्धति एवं तकनीक पहले से ही प्रमाणित होते हैं, जिसके कारण कर्मचारियों एवं मजदूरों को अपने कार्य के प्रति कुछ सोचने समझने या पहल करने का मौका नहीं मिलता है, जिससे उनकी पहल क्षमता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि श्रमिकों ने वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। पांचवा कारण है रोजगार के अवसरों में कमी। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत बड़े बड़े उत्पादन कार्यों में बड़े बड़े मशीनों का अधिक प्रयोग एवं कम संख्या में श्रमिकों या कर्मचारियों को कार्य पर रखने के कारण रोजगार के अवसरों में कमी होती जाती है, जिसके कारण श्रमिकों ने इसका विरोध किया। वैज्ञानिक प्रबंध का निर्माताओं द्वारा भी विरोध किया गया। उनके विरोध का पहला कारण था खर्चीली प्रणाली। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है, जो काफी खर्चीली होती है। इसके साथ ही साथ नए नए आधुनिक तकनीकों के प्रयोग होने से पुराने औजार, मशीन आदि बेकार हो जाते हैं और उनके स्थान में नई मशीन, औजार के क्रय में काफी खर्च बढ़ जाता है, जिसके कारण निर्माताओं ने भी वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध किया। दूसरा है विशेषज्ञों पर निर्भरता। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत सभी कार्य विशेषज्ञों की देखरेख में ही किए जाते हैं, जिससे उत्पादकों को विशेषज्ञों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो इस प्रकार विशेषज्ञों की निर्भरता वैज्ञानिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण दोष है। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का हनन।
विशेषज्ञों पर निर्भरता के कारण उत्पादकों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार स्वतंत्रता का हनन भी वैज्ञानिक प्रबंध का एक प्रमुख दोष है या हानि है। चौथा पॉइंट है पूर्ण प्रमापीकरण संभव नहीं। वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य कच्चे माल, मशीन, औजार, उपकरण या प्रयोग की जाने वाली तकनीक आदि का प्रमापीकरण के आधार पर अधिकतम उत्पादन करना है, लेकिन कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक भिन्नता के कारण व्यवहारिक रूप में पूर्ण प्रमापीकरण संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार पूर्ण प्रमापीकरण का अभाव वैज्ञानिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण हानि है। पांचवा पॉइंट है अस्थायित्व। वैज्ञानिक प्रबंध के कारण कारखाना में निरंतर कुछ न कुछ प्रयोग होते रहते हैं, जिससे कारखाना एक प्रयोगशाला ज्यादा और कारखाना कम लगता है। इन प्रयोगों के आधार पर परिवर्तन होते रहने से कारखाने के स्थायित्व में भी खतरा रहता है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध के अपनाने से कारखाने के स्थायित्व में भी खतरा बना रहता है। अस्थायित्व भी वैज्ञानिक प्रबंध का एक प्रमुख दोष है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का यह टॉपिक समझ में जरूर आ गया होगा। यदि थोड़ा सा भी समझ में आया है तो इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।